वो चमगादड़ एक लंबे समय से हेलन का गुलाम बनकर रह रहा था। जंगल में हो रही हर एक गतिविधि के बारे में वो हेलन को बताता था, क्योंकि कीड़ों के रूप में टिड्डे ज्यादा वक्त उस गुफा से बाहर नहीं रह सकते थे। अगर वो 8 घंटे लगातार उस गुफा से बाहर रहते तो उनकी मौत हो जाती थी। इसलिए चमगादड़ की मदद से हेलन जंगल में हो रही हर गतिविधि के बारे में जान लेती थी, और जब भी कोई इंसान उस जंगल में आता था तो उसकी मौत निश्चित थी। ये चमगादड़ छोटे से कस्बे के लोगों में से ही एक था, जो समय चक्र के जाल में फंसकर जानवरों की योनि में आ गए थे। वो चमगादड़ जब इंसान था तो बहुत ही तेज दिमाग का था, या यूं कह ले कि खुराफाती दिमाग का था। हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना उसे अच्छे से आता था। एक बार वो उन कीड़ों के बीच में फंस गया था। तब उस चमगादड़ ने अपनी बातों में हेलन को उलझा लिया और उसका गुलाम बनने की बात कही। हेलन को भी किसी एक ऐसे गुलाम की जरूरत थी जो पूरे समय जंगल में रहकर जंगल के बारे में उसे बता सके। इसीलिए हेलन ने उसकी जान बख्शी, और तब से आज तक वो चमगादड़ हेलन का गुलाम बन के रह रहा है। अपने आप को साबित करने के लिए उस चमगादड़ ने अपनी जान के बदले में 4 बुजुर्गों को हेलन के हवाले कर दिया था, जो उसके कस्बे के सबसे बुजुर्ग लोग थे। इस तरह वो चमगादड़ हेलन को अपने विश्वास में ले पाया, और तब से वहां हेलन का गुलाम बना हुआ था। जब उसने हेलन से कहा कि उसे त्रिशा से मिलना है, पहले तो हेलन को बहुत गुस्सा आया और उसे सही नहीं लगा, लेकिन फिर उसे समझ आया कि उसे उस चमगादड़ को त्रिशा से मिलने देना चाहिए, क्योंकि हेलन असल जिंदगी में एक टिड्डा ही थी। वहीं चमगादड़ असल जिंदगी में एक इंसान था, एक पढ़ा लिखा इंसान, जिस वजह से हेलन को लगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को समझ सकता है, और त्रिशा के हाथ में पहनी अंगूठी को चमगादड़ अच्छे से पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, जिससे उसकी ही मदद होगी। यही कारण था कि हेलन उस चमगादड़ को त्रिशा से मिलने की इजाजत दे देती है। जब वो चमगादड़ त्रिशा से मिलने के लिए गया तो उसने देखा कि त्रिशा जंजीरों से बंधी हुई है और सर झुकाए आंखें बंद करके बैठी हुई है। उसने त्रिशा के आसपास घूमते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? ये आवाज सुनते ही त्रिशा ने आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी। उसका ध्यान चमगादड़ की तरफ गया ही नहीं। वो उम्मीद कर रही थी कि उसके सामने कोई इंसान खड़ा होगा जिसे वो जानती पहचानती होगी। तभी वो चमगादड़ उससे कहता है, इधर देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। त्रिशा चमगादड़ की तरफ देखती तो है, लेकिन फिर से इधर उधर देखकर कहती है, कौन है यहाँ? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो? चमगादड़ उसके सर के सामने उल्टा लटक जाता है और कहता है, अरे भाई, तुमको इतना बड़ा चमगादड़ नहीं दिख रहा है क्या? कह रहा हूँ इधर देखो, तो देखकर भी कह रही हो कि कोई दिख नहीं रहा। एक चमगादड़ को बात करता देख त्रिशा हक्की बक्की रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि एक चमगादड़ बात कर सकता है। उसे लग रहा था कि वो कैसी अजीब दुनिया में आ गई है, जहाँ सब कुछ अलग था। अजीब तरह के कीड़े जो इंसानों का रूप ले लेते थे, इंसान क्या राक्षसों का रूप ले लेते थे। वहीं एक चमगादड़ इंसानों की भाषा बोल रहा था। वो डरते हुए धीरे से चमगादड़ से कहती है, क्या तुम सच में बात कर रहे हो? चमगादड़ जवाब देता है, और नहीं तो क्या, कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ और तुम हो कि सुन नहीं रही। चमगादड़ की बात सुनकर त्रिशा खुद से धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, ओह नहीं, ये तो सच में चमगादड़ ही बोल रहा है। त्रिशा को इस तरह खुद से बात करते हुए देख चमगादड़ कहता है, अजीब पागल लड़की हो, यहाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम खुद से ही बात कर रही हो। अपने आप को किसी को पागल कहता हुआ सुन त्रिशा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है, हाँ तो बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ? ये सुन वो चमगादड़ त्रिशा के करीब जाता है और धीरे से उसके कान में कहता है, शोर नहीं करो, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। चमगादड़ जानता था कि हेलन ने बहुत से टिड्डों को जंगल में शिवेश के बारे में पता लगाने के लिए भेज दिया है, लेकिन फिर भी वो बहुत सावधानी से त्रिशा से बात कर रहा था। तभी वहां कुछ टिड्डे उड़ते हुए उसे दिखाई देते हैं, और फिर इतना कहने के बाद वो चमगादड़ एक बार तेजी से उड़ते हुए ऊपर जाता है और फिर गोल चक्कर लगाते हुए कहता है, ए लड़की, तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है ना, हमको वो देखनी है बस। फिर वो चमगादड़ धीरे से त्रिशा के करीब जाकर उसके कान में कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं लोगों को पागल बनाने के लिए ये कह रहा हूँ, अपने हाथ की अंगूठी बिल्कुल मत उतारना, और जब भी तुम्हें लगे कि ये लोग तुम्हें मारने वाले हैं तो इस अंगूठी का उपयोग करना, ये तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हें ताकत देगी। चमगादड़ की बात सुनकर त्रिशा हैरानी से अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को देखने लगती है। तभी वो चमगादड़ फिर से ऊपर की ओर उड़ता है और कहता है, हाँ, यही अंगूठी, हेलन जी जल्दी ये अंगूठी तुमसे ले लेंगी और हमारी जान को बख्श देंगी। उस चमगादड़ की 2 तरह की बातें त्रिशा समझ नहीं पा रही थी। जो चमगादड़ समझ गया था, उसने फिर पूछा और करीब जाकर धीरे से उसके कान में कहा, इतना हैरान परेशान मत हो, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने जो भी बात तुम्हारे कान में धीरे से कही है उसका ध्यान रखना बस। इतना कहकर वो चमगादड़ उड़कर वहां से जाने लगता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब मैं इंसान नहीं रहा और इंसानों को इस तरह तकलीफ में देखकर बड़ा मजा आता है। ये कहकर वो फिर से हंसने लगता है।
उधर शिवेश जब उन जानवरों की गुफा से निकलता है जो इंसानों की भाषा बोल पा रहे थे, तो देखता है कि उसके सामने मितांश खड़ा है। शिवेश के पीछे वैदेही अपने सामने मितांश को देखकर समझ नहीं पाती कि उसे किस तरह बर्ताव करना चाहिए। पहले तो वो बहुत खुश होती है और तुरंत मितांश को गले लगाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। फिर अचानक ही रुककर वो अपने कदम पीछे ले लेती है और शिवेश की ओर देखने लगती है। तभी शिवेश मितांश की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। वहीं मितांश भी शिवेश को एकटक देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये देख वैदेही को लगता है कि वो दोनों आपस में लड़ने वाले हैं। मितांश शिवेश से बदला लेने के लिए वहां आया है और फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। वैदेही अपने कदम बढ़ाती है उन दोनों की तरफ ये कहते हुए, रुको, आप दोनों एक बार मेरी बात तो सुन लो। तभी शिवेश और मितांश एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर एक दूसरे से दूर होकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर से एक बार एक दूसरे को गले लगाते हैं। वैदेही एक जगह खड़े होकर हैरानी से उन दोनों को इस तरह की हरकत करता देख हैरान थी। फिर वो दोनों अपना एक एक हाथ वैदेही की तरफ बढ़ाते हुए उसे भी अपनी तरफ बुलाते हैं। उन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट देख वैदेही के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और दौड़ते हुए जाकर वो उन दोनों के गले लग जाती है। अपने दोनों भाइयों को एक साथ गले लगाते हुए वैदेही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जो कुछ भी हो रहा था वो सच था। यहाँ तक कि वो तो उम्मीद भी खो बैठी थी कि वो अपने दोनों भाइयों के साथ कभी किसी जगह पर एक साथ खड़े भी हो पाएगी। वैदेही की आंखों से आंसू पोंछते हुए शिवेश मितांश से कहता है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो महल में होना चाहिए, वहाँ माँ अकेली है। तब मितांश शिवेश से कहता है, बड़े भाई, जैसे ही मुझे खबर मिली कि आप इस जंगल में आए हैं तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे किसी ने बताया कि इस जंगल में पेड़ों की तरह दिखने वाले अनगिनत कीड़े हैं जो इंसानों को तो मच्छरों की तरह मसल देते हैं। अपने छोटे भाई को बड़े भाई की फिक्र करता हुआ सुन वैदेही को तो लग रहा था कि जैसे वो एक सपना देख रही है। ये पहली बार था जब मितांश शिवेश यानी कि युवराज शिवांश की परवाह कर रहा था। वैदेही के चेहरे पर हैरानी देखकर मितांश उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। चलो हम सब उस पहाड़ की ओर चलते हैं और जल्द ही मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगा। तब शिवेश मितांश से कहता है, वो सब ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि महल के क्या हाल है। तब मितांश हंसते हुए शिवेश से कहता है, माँ बिल्कुल स्वस्थ है। समीक्षा, जिसे लगता है कि मैं मर चुका हूँ, वो आज भी उसी गलतफहमी में है। भानपुर में मैंने मामा और मामी को बुला लिया है। वो दोनों माँ के साथ महल में है। जब तक हम लौट कर नहीं जाते वो लोग माँ का ध्यान रखेंगे। मितांश ने कहना जारी रखा, उनके साथ भानपुर से कई सारे सैनिक आए हैं और समयपुर के भी कुछ सैनिक महल में हैं, साथ ही राज्य में भी हैं। तो आपको महल और राज्य की अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मितांश की ये बात सुनकर शिवेश ने चैन की सांस ली और वो लकी पर बैठ गया। फिर वो तीनों भाई बहन उस पहाड़ की ओर चल दिए जहाँ हेलन का घर था और हेलन ने त्रिशा को कैदी बनाकर रखा था। वैदेही के मन में बहुत उत्सुकता थी ये जानने की कि आखिर उसके दोनों भाइयों में अचानक नफरत से प्यार कैसे आ गया। उसका छोटा भाई जो अपने बड़े भाई को धमकी देकर गया था कि वो लौट कर आएगा और उसे मौत का रास्ता दिखाएगा, वो आज खुद उसे मौत के रास्ते पर बचाने के लिए आया था, उसकी मदद करना चाहता था। वैदेही के चेहरे पर आश्चर्य देखकर मितांश ने हंसते हुए कहा, अरे तुम इतना मत सोचो, मैं तुम्हें पूरी कहानी शुरुआत से बताऊंगा। ये कहते हुए मितांश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन शिवेश बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। वो जल्द से जल्द त्रिशा से मिलना चाहता था। वो चाहकर भी अपने मन में आ रहे गलत विचारों को रोक नहीं पा रहा था। उसे डर था कि कहीं त्रिशा को कुछ हो ना जाए। तभी शिवेश का ध्यान उसके हाथ पर जाता है जहां 3 स्टार बने हुए थे। तभी अचानक से उसे याद आता है कि त्रिशा के हाथ पर तो 2 ही स्टार बचे हैं, मतलब उसकी 2 लाइफ ही बची होगी। ये याद आते ही शिवेश और ज्यादा व्याकुल हो जाता है और अपना घोड़ा और तेजी से दौड़ाने लगता है। शिवेश को इस तरह घोड़ा दौड़ाते देखकर मितांश और वैदेही भी अपना घोड़ा उसके पीछे तेजी से दौड़ाने लगते हैं। वो लोग इतनी तेज गति से जा रहे थे कि पूरे जंगल की जमीन कांपने लगी थी। उस शांत जंगल में इतने सैनिक और तेज गति से दौड़ते हुए घोड़ों की आवाजें गूंजने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूकंप आ गया हो। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो 2 दुश्मन भाई एक हो गए? और प्रीतम कहाँ है? क्यों अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला? क्या मितांश की मदद से शिवेश और ज्यादा ताकतवर हो पाएगा? और अब जब इतने लंबे समय के बाद वो तीनों भाई बहन फिर से एक हुए हैं, तो क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। वैदेही के लिए ये जानना कि उसके भाइयों के बीच में दुश्मनी कैसे खत्म हुई, उससे ज्यादा जरूरी था राजकुमारी निधि को बचाना, अपने भाई के प्यार को बचाना। इसलिए उसने अपने मन से ये ख्याल निकाला कि उसके दोनों भाई एक कैसे हुए और अपने दोनों भाइयों के घोड़ों के साथ अपने घोड़े की गति मिलाते हुए वो पहाड़ की तरफ बढ़ने लगी।
जैसे जैसे वो लोग पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे उन्हें काले कीड़े दिखने लगे। उन कीड़ों को देखकर वैदेही हैरान थी। वहीं मितांश उससे भी ज्यादा हैरान था, क्योंकि जंगल आने से पहले महल के एक बुजुर्ग दास ने मितांश को कीड़ों के बारे में बताया था। उस वक्त मितांश को उस बूढ़े पर यकीन नहीं हुआ था, और अब जैसे जैसे वो कीड़े उन लोगों को देख रहे थे उन्हें यकीन हो गया था कि सच में यहाँ 1, 2, 50, 100 या 1000, 2000 नहीं, अनगिनत कीड़े हैं। जैसे जैसे पहाड़ करीब आ रहा था शिवेश के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो त्रिशा को देखने के लिए पागल हुआ जा रहा था, लेकिन उसके मन में एक ये डर भी था कि वो जब प्रीतम के बारे में वैदेही को बताएगा तब क्या होगा। अपनी छोटी सी बहन जो दिल की बहुत साफ है, मासूम है, क्या वो इतना बड़ा सदमा सहन कर पाएगी? ये बात उसके मन में बार बार आ रही थी। जब पहाड़ के सामने वो सब आ गए तो उन लोगों ने एक जगह रुकने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके सामने बड़ा सा पहाड़ जो खड़ा था। लेकिन उस पहाड़ पर चढ़ना कैसे है, उस पहाड़ पर वो कीड़े कहाँ हैं, ये पता लगाना उनके लिए अभी बहुत मुश्किल था। शिवेश, मितांश, वैदेही तीनों अपने अपने घोड़े से उतरकर पहाड़ को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उन्हें उस पहाड़ पर कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ पेड़ों और झाड़ियों के अलावा, क्योंकि वो गुफा जो कि हेलन का घर थी वो उस पहाड़ के पीछे की ओर थी, जहां जाना इतना आसान नहीं था, जहां जाने के लिए कई रातें और कई दिनों का लंबा सफर तय करना पड़ता। अपनी मंजिल तक तो वो लोग पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी वो चमगादड़ जो हेलन का गुलाम है वो उड़ते हुए वहां आता है और 2 से 3 चक्कर शिवेश, मितांश और वैदेही के लगाते हुए वहां मौजूद एक पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। जब वो चमगादड़ उन तीनों के चक्कर लगा रहा था तब उसने उन तीनों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। शिवेश उस चमगादड़ की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है, क्या तुम बोल सकते हो? चमगादड़ पहले तो शिवेश की बात का कोई जवाब नहीं देता। शिवेश को इस तरह चमगादड़ से बात करता देख मितांश हैरान हो जाता है और वो शिवेश से कहता है, बड़े भाई आप ये क्या कर रहे हैं? भला कोई चमगादड़ कैसे बोल सकता है? मितांश की बात पर हंसते हुए वैदेही चमगादड़ से कहती है, क्या तुम उन्हीं में से एक हो? क्या तुम बात कर सकते हो? वो चमगादड़ वैदेही की बात का भी जवाब नहीं देता। अपने बड़े भाई और बहन को एक चमगादड़ से बात करता देख मितांश कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। फिलहाल मेरा मानना है कि इस चमगादड़ से ध्यान हटाते हुए हमें उस पहाड़ की ओर ध्यान देना चाहिए। राजकुमारी निधि तक जल्द से जल्द पहुंचने का रास्ता हमें ढूंढना होगा। कहीं न कहीं शिवेश और वैदेही को मितांश की बात सही लगती है। चमगादड़ ने कुछ जवाब नहीं दिया था, इसलिए वो लोग वहां से जाने के लिए मुड़ जाते हैं। राजकुमारी निधि, तो अभी अभी हम जिससे मिलकर आ रहे हैं वो राजकुमारी निधि है। ये सुनते ही शिवेश, वैदेही और मितांश तीनों एक साथ चमगादड़ की तरफ मुड़ते हैं। शिवेश और वैदेही बहुत ही नॉर्मल थे। वो जानते थे कि वो चमगादड़ बोल सकता है, लेकिन मितांश का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। वो हैरानी से कभी चमगादड़ को देखता तो कभी शिवेश को और वैदेही को। फिर उसने एक कदम चमगादड़ की तरफ बढ़ाकर कहा, क्या तुमने कुछ कहा? तब वो चमगादड़ कहता है, जी हाँ, कोई शक? चमगादड़ को इस तरह बात करता देख वैदेही हंस देती है। वही मितांश 2 कदम फिर से पीछे आ जाता है और हंसती हुई वैदेही को देखकर कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तब वैदेही उसे कहती है, भाई शांति बनाए रखें, ये एक लंबी कहानी है, मैं आपको समझा दूंगी, शुरुआत से बताऊंगी। तभी शिवेश उस चमगादड़ के पास जाकर उससे कहता है, तुमने अभी अभी राजकुमारी निधि का नाम लिया और कहा कि तुम उससे मिलकर आ रहे हो, मतलब तुम अच्छे से जानते हो कि राजकुमारी निधि कहाँ है। तब वो चमगादड़ शिवेश से कहता है, जी हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि राजकुमारी निधि कहाँ है। सच कहूँ तो बड़े ही बुरे हाल में है। ये सुनकर शिवेश को ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर ऊपर से लेकर नीचे तक सांप रेंग गया हो। उसको झुनझुनी सी महसूस होती है। त्रिशा बुरे हाल में है, मतलब उसका प्यार, उसका सब कुछ, उसकी दुनिया खतरे में है। ये सुनकर उसके दोनों हाथों की मुट्ठी बन जाती है। वैदेही शिवेश की हालत देखकर समझ जाती है कि वो किस सदमे से गुजर रहा है। वो शिवेश के कंधे पर हाथ रखती है और चमगादड़ से कहती है, क्या तुम हमको वहां लेकर जा सकते हो? चमगादड़ हंसते हंसते कहता है, नहीं, भला मैं ये क्यों करूंगा? तब शिवेश उस चमगादड़ से कहता है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम हमारी मदद करोगे तो उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो हम देंगे। तब वो चमगादड़ शिवेश से कहता है, क्या सच में मैं जो चाहता हूँ वो तुम मुझे दे सकते हो? शिवेश कहता है, राजकुमारी निधि के बदले मैं अपना कुछ भी देने को तैयार हूँ। ये सुन चमगादड़ जोर जोर से हंसने लगता है। राजकुमारी वैदेही के कंधे पर एक कपड़े का बैग टंगा हुआ था, एक झोली की तरह बैग। उस बैग में से अचानक से आवाज आती है, अरे भाई इतने नाटक क्यों कर रहा है? बता देना कि राजकुमारी निधि कहाँ है। शिवेश इधर उधर देखने लगता है। वही मितांश तो अभी तक अपने सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जानवर भी इंसान की भाषा बोल सकते हैं।
तभी राजकुमारी वैदेही अपने बैग पर हाथ मारते हुए कहती है, चुप रहो तुम। शिवेश वैदेही को आश्चर्य से देखते हुए कहता है, नहीं, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सही है? कौन है तुम्हारे साथ? शिवेश उस नेवले की आवाज पहचान गया था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वैदेही उसे अपने साथ लेकर आ गई है। तभी वैदेही के कपड़े के बैग से टुक टुक नेवला बाहर निकल कर आता है और वैदेही के कंधे पर बैठकर कहता है, अरे भाई हरिओम, माना तुम बहुत चालाक हो, लेकिन हर वक्त चालाकी करना जरूरी नहीं है। ये लोग भले लोग हैं, इनकी मदद करो। हरिओम चमगादड़ टुक टुक नेवले से कहता है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। तुम जहां से आए हो वहीं जाओ, वरना वो टिड्डे तुम्हारे पूरे शरीर को नोच खाएंगे। टुक टुक नेवला वैदेही के कंधे से उछलते हुए शिवेश के कंधे पर जाकर बैठता है और हरिओम चमगादड़ को देखकर कहता है, जहाँ से आया हूँ वहीं जाने के लिए यहाँ तक आया हूँ, और अब मैं जिनके साथ आया हूँ वही हम सबकी किस्मत लिखने वाले हैं। हमारी किस्मत के साथ तुम्हारी किस्मत भी जुड़ी है, तो बंद करो अब ये नाटक। लगभग घंटा भर उन सबकी बहस चलती रही। शिवेश चुपचाप खड़े होकर उन लोगों की बातें सुन रहा था। उसे उम्मीद थी कि टुक टुक नेवला चमगादड़ को मना लेगा उनकी मदद करने के लिए, और अगर चमगादड़ मान जाता है तो वो लोग जल्द ही त्रिशा तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए वो उन दोनों को बहस करने दे रहा था। मितांश भी शिवेश के पास खड़ा होकर उन दोनों की बहस खत्म करने का अब इंतजार करने लगा था। उसने इस बात पर यकीन कर लिया था कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जानवर भी इंसान की भाषा बोल सकते हैं। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, कीड़े वहां से गायब होते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद सारे के सारे कीड़े वहां से जा चुके थे। तभी चमगादड़ ने टुक टुक से कहा, बस कर भाई, अब मैं थक गया हूं। टुक टुक ने भी लंबी सांस ली और खामोश हो गया। चमगादड़ ने कहा, सच में दादा, ये कीड़े न जाने क्या क्या करवाते हैं। मेरा तो बोल बोल कर मुंह ही दर्द करने लगा। पिछले 15 से 20 मिनट से शिवेश, मितांश और वैदेही तीनों ही उन दोनों की बातें नहीं सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही टुक टुक नेवले ने हरिओम चमगादड़ को दादा कहा और अपनी बात करने का रुख बदल लिया, तो उन तीनों का ध्यान उन दोनों पर चला गया। तभी उस चमगादड़ ने कहा, सच में यार, उस हेलन के चक्कर में तो जिंदगी दलदल बनती जा रही है। वैदेही उन दोनों के बीच में आती है और कहती है, आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो और ये सब क्या चल रहा है? सीधे सीधे हमें ये बताओ कि राजकुमारी निधि कहाँ पर है। अब तुम दोनों का बहुत हो गया। ये सुनते ही नेवला कहता है, राजकुमारी वैदेही, माफ कीजिएगा, ये आपके सामने जो चमगादड़ है ये मेरा बड़ा भाई है और हमारे पूरे कस्बे का यहाँ सरपंच था। आज इन्हीं की वजह से हम लोग जीवित हैं। इन्होंने हेलन के साथ मिलकर हमारी रक्षा की है, हेलन से ही। नेवले की ये बात सुनते ही शिवेश भी उनके बीच में आ जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ बकर बकर क्या कर रहे थे और क्यों? तब चमगादड़ कहता है, वो इसलिए साहिब, क्योंकि यहाँ मौजूद वो सारे कीड़े हम पर नजर रखे हुए थे। वो देख रहे थे कि हम आपसे क्या बात कर रहे हैं। हम जानते थे कि कुछ ही देर में वो सब यहाँ से चले जाएंगे। अगर नहीं गए तो यहीं मर जाएंगे, क्योंकि वो सब 8 घंटे से ज्यादा गुफा के बाहर जीवित नहीं रह सकते। चमगादड़ की बात सुनते ही शिवेश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो बहुत कुछ जानना चाहता था उन कीड़ों के बारे में, क्योंकि जितना वो उनके बारे में जानेगा उतना ही उसके लिए उनसे लड़ना आसान हो पाएगा। उसने फिर चमगादड़ से कहा, तो क्या तुम बताओगे राजकुमारी निधि कहाँ है और कैसी है? तभी चमगादड़ शिवेश से कहता है, हाँ, हम आपको जरूर बताएंगे। राजकुमारी निधि बिल्कुल स्वस्थ है और इसी पहाड़ के पीछे की तरफ बनी हुई गुफा के अंदर है। आपकी सोच और आप लोगों के बारे में हेलन को पता चल गया है। अब वक्त है युद्ध का। तो आप मुझे बताओ कि आप यहाँ तक तो आ गए, लेकिन आप क्या सोच कर आए हो? इतनी सारी चीजों से आप कैसे लड़ेंगे? और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप हेलन के बारे में तो कुछ नहीं जानते होंगे। उस चमगादड़ की बात सुनकर शिवेश खामोश हो जाता है। वो कह तो सही रहा था। हेलन कौन थी शिवेश नहीं जानता था। शिवेश सच में उस गुफा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो सिर्फ ये सोचकर वहां तक आया था कि उसे अपने प्यार को उस दलदल से निकालना है बस। जब शिवेश ये सब सोच रहा था, तब मितांश आगे बढ़कर उस चमगादड़ से कहता है, तुम्हें पता है ना सब, तो तुम ही बता दो। हम तो बिना कुछ सोचे समझे आ गए, अब क्या करें तुम बताओ। तभी नेवला हंसते हुए कहता है, आप फिक्र मत करिए राजकुमार, हरिओम दादा हमें सब बताएंगे और हमारी मदद भी करेंगे। क्या शिवेश को उस चमगादड़ पर यकीन करना चाहिए? क्या सच में वो चमगादड़ शिवेश की मदद करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं वो नेवला और चमगादड़ एक साथ मिले हों? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। तब वो चमगादड़ उल्टा लटके हुए शिवेश से कहता है, देखो भाई, पहली बात तो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। दूसरी बात, तुम्हारे पास 3 समय चक्र की अंगूठियां हैं। जहां तक मैं जानता हूं, चौथी तुम्हारी प्रेमिका, माशूका या मंगेतर, वो जो कोई भी है, राजकुमारी निधि के हाथों में है। एक अंगूठी मेरे कस्बे के लोगों के पास है। तो इस तरह होती है 5 अंगूठियां, 5 समय चक्र की अंगूठियां। तुम्हें नहीं पता कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं।
उससे पहले कि वो चमगादड़ आगे कहता, शिवेश गुस्से में कहता है, इतना घुमा फिरा कर कहने की क्या जरूरत है? जो कहना है सीधे सीधे कहो। ये 5 अंगूठियां किस काम की है और इसका क्या करना है? मेरे लिए राजकुमारी निधि से बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो ये अंगूठियां, मुझे बस मेरी। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। शिवेश की ये बात सुनकर चमगादड़ एक बार उड़ते हुए उसका चक्कर लगाता है और गुस्से में कहता है, ए पागल इंसान, तू जो देने की बात कर रहा है ना, वही तेरी मदद करेगी। तू जानता भी है ये समय चक्र है, समय चक्र की अंगूठियां है, वो जो तुझे बेहद ताकतवर बना सकती है, बिना जिसकी मदद के तू हेलन से तो क्या, उन मामूली टिड्डों से भी नहीं लड़ सकता। टुकटुक नेवले ने जब अपने बड़े भाई हरिओम चमगादड़ को तू तड़ाक पर बात करते हुए सुना तो वो बीच में बोल पड़ा, दादा आराम से, मैं समझ सकता हूँ कि आपको गुस्सा आ रहा है, पर आप अपने गुस्से को काबू में रखें, मैं उनसे बात करता हूँ। इतना कहने के बाद टुकटुक नेवला शिवेश की ओर मुड़ा और उसने कहा, देखो, आप सब समझने की कोशिश करो। जो 3 अंगूठियां आपके पास है ना, वो 3 अंगूठियां बहुत ताकतवर है, उसमें दुनिया की बहुत सी ताकत मौजूद है। वो अंगूठियां ताकतवर है। ये सुनकर शिवेश के साथ साथ मितांश और वैदेही भी हैरान थे। हालांकि वो नहीं जानते थे कि वो नेवला और चमगादड़ किस अंगूठी की बात कर रहे हैं। टुकटुक नेवला बिना रुके बस कहता जा रहा था, युवराज शिवांश, आपने जब अपनी चौथी अंगूठी राजकुमारी निधि को पहनाई, तब हेलन को ये पता चल गया था कि किसी इंसान ने समय चक्र की अंगूठी पहनी है, और तब से वो राजकुमारी निधि को ढूंढ रही थी। नेवले की बात सुन वैदेही शिवेश की ओर देखकर कहती है, इसका मतलब है वो आप ही हो जिसकी वजह से राजकुमारी निधि आज मुसीबत में है, क्योंकि आपके द्वारा पहनाई गई अंगूठी उन्हें वहां तक ले गई है। इतना सुनने के बाद शिवेश चीखते हुए कहता है, लेकिन इस अंगूठी का करना क्या है? और ये हेलन कौन है? क्या चाहती है? तुम लोग क्या चाहते हो? आखिर तुम सब इतनी घुमा फिरा कर बात क्यों करते हो? साफ साफ बात क्यों नहीं करते? शिवेश अब बहुत ज्यादा इरिटेट होता जा रहा था। वैदेही ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने की कोशिश की। बड़े भाई शांत रहें, देखिए हम इनकी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते, हमें इनकी बातों को सुनना समझना होगा, तभी हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। इतना सुनने के बाद शिवेश ने उस नेवले और चमगादड़ के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, देखिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और बदले में आपसे मदद मांग रहा हूँ। मुझे बताइए कि राजकुमारी निधि कहाँ है और उसका इन अंगूठियों से क्या नाता है? शिवेश वैदेही की ओर देखकर उदास होते हुए धीमी आवाज में कहता है, मैंने तो उसको जब अंगूठी पहनाई थी तो उसका कारण बस यही था कि वो अंगूठी मुझे पसंद आई और वो मेरी मंगेतर है, तो मैंने उसे पहना दी। हालांकि ये सच नहीं था। सच ये था कि शिवेश उस अंगूठी के बारे में बहुत कुछ जान गया था। उसे लगा था कि वो अंगूठी समय चक्र की है और अगर त्रिशा के पास वो अंगूठी रहेगी तो त्रिशा निहित की आवाज सुन पाएगी। फिर वो दोनों साथ में समय चक्र तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन दोनों का हर वक्त एक साथ रहना पॉसिबल नहीं था। थोड़ी देर सब चुप रहते हैं। सबके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। फिर वो हरिओम चमगादड़ शिवेश की ओर देखकर कहता है, तुमने उसे जब वो अंगूठी पहनाई तब हेलन को पता चल गया था कि जिस इंसान के पास वो अंगूठी है वो इंसान उसके बहुत करीब है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी राजकुमारी निधि को ढूंढने में। अब राजकुमारी निधि उसके कब्जे में है और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी मितांश कहता है, इसका मतलब हेलन ये अच्छे से जानती है कि हम सब फिलहाल उसके बहुत करीब हैं और इस पहाड़ के सामने खड़े हैं। चमगादड़ कहता है, जी हाँ, हेलन सब जानती है। हालांकि उसे बताने वाला भी मैं ही हूँ और बताना भी जरूरी था, वरना उसे पल भर भी नहीं लगता मुझे भगवान के पास भेजने में। इतना कहने के बाद उस चमगादड़ ने फिर से शिवेश की ओर देखा और कहा, अगर तुम उस गुफा में चले जाओगे तो तुम भी उसके कैदी बन जाओगे और जैसे ही चारों अंगूठियां हेलन को मिल जाएगी वो इस दुनिया की सबसे ताकतवर महिला बन जाएगी। साथ ही वो समय चक्र के साथ खिलवाड़ करने लगेगी, समय चक्र को अपने हिसाब से चलाने लगेगी। यही कारण है कि हेलन किसी भी हाल में समय चक्र की सारी अंगूठियां अपनी 5 उंगलियों में पहनना चाहती है। मितांश और वैदेही को आधी बात समझ आ रही थी और आधी नहीं। समय चक्र अंगूठी, लगभग अभी तक की बातों में उन्हें बहुत कुछ तो समझ आ गया था, लेकिन कहानी का सार क्या है, क्यों ये सब हो रहा है, इस बात से वो दोनों अनजान थे। कुछ देर सोचने के बाद शिवेश ने कहा, फिलहाल मेरे पास 4 अंगूठियां हैं और राजकुमारी निधि के हाथ में 1 है, तो तुम बताओ हमें क्या करना है। ये सुनते ही चमगादड़ हैरान हो जाता है और तेजी से हवा में ऊपर से नीचे की ओर उड़ते हुए वो शिवेश के चक्कर लगाकर फिर से अपनी जगह पर लटक जाता है और कहता है, वाह जी वाह, 4 अंगूठी, वो कैसे? तब टुकटुक नेवला बीच में फुदकते हुए कहता है, वो ऐसे कि हमने अपनी 1 अंगूठी युवराज को दे दी है। नेवले की बात सुनकर चमगादड़ खामोश हो जाता है। फिर कहता है, क्या ये निर्णय पूरे कस्बे वालों का था? टुकटुक नेवला उसकी बात सुनकर समझ गया था कि चमगादड़ को उन लोगों का शिवेश को अंगूठी दे देना सही नहीं लगा।
हालांकि हरिओम चमगादड़ पूरे कस्बे का सरदार था और पूरे कस्बे के लोगों को एक बार इस विषय में हरिओम चमगादड़ से बात जरूर करनी थी। कहीं न कहीं उनकी गलती तो थी। इस बात का एहसास करते ही नेवला उदास होते हुए धीमी आवाज में कहता है, माफ करना सरदार, हम सबको एक उम्मीद दिखाई दी फिर से अपनी दुनिया में लौट जाने की, और उस उम्मीद का दामन थामना हमें सही लगा। ये बात सही है कि हमें पहले आपको बता देना चाहिए था, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं था। चमगादड़ इस बात पर किसी भी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करता और शिवेश से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। उनमें से एक अंगूठी तुम्हें अपनी उंगली में पहननी होगी, और जब भी कोई मुसीबत आती है तो उस अंगूठी से वार करना। उस अंगूठी को अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करना। वो अंगूठी तुम्हें ताकत देगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जो अंगूठी तुम अपने पास लिए घूम रहे हो, वो अंगूठी कितनी ताकतवर है। उसमें कितनी सदियों की ताकत है। साथ ही वो अंगूठी वक्त से बनी है। समय ने उसे बनाया है और समय को वो अंगूठी अपने हिसाब से चला सकती है। चमगादड़ की ये सब बातें सुनकर शिवेश हैरान था। वैदेही और मितांश की समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्हें समय चक्र भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर समय चक्र है क्या। लेकिन शिवेश खुद समय चक्र में फंसा हुआ था, तो वो चमगादड़ और नेवले की सारी बात बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा निकाला। उस डिब्बे से उसने एक अंगूठी निकाली जो समय चक्र से उसे मिली थी जब वो पहली बार 16वीं सदी में आया था। ये वो अंगूठी थी जो युवराज शिवांश के पलंग के नीचे उसे मिली थी। कुछ देर खामोशी से वो उस अंगूठी को देखता रहा। उसके साथ साथ वैदेही, मितांश, चमगादड़ और नेवला सब उस अंगूठी को देख रहे थे। तभी चमगादड़ ने कहा, यकीन रखो, पहनो इसे। और फिर शिवेश ने उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। शिवेश ने जब अंगूठी पहनी तब वो अंगूठी एक बहुत बड़े आकार की थी। जिस तरह वो अंगूठी अपने आप त्रिशा की उंगली में फिक्स हो गई थी, उसी तरह ये अंगूठी भी शिवेश की उंगली में अपने आप फिक्स हो जाती है। और फिक्स होते ही उस अंगूठी से एक तेज रोशनी निकलती है, जिससे कि उस जगह पर दिन के जैसा उजाला हो जाता है। सबकी आंखें बंद हो गई थी, सिर्फ शिवेश की आंखें खुली थी। वहां पर हुई रोशनी को वो देख पा रहा था। वो पहले से ज्यादा ताकतवर था। उसे अपनी बढ़ती ताकत का अपने शरीर में बहते गर्म खून की तेज गति से एहसास हो रहा था। शिवेश ने आज जो महसूस किया था वो उसने पहले कभी नहीं किया। उसे लगा जैसे उसकी उम्र 10 साल कम हो गई है। एक बच्चे की तरह वो अपने शरीर में फुर्ती महसूस कर पा रहा था। इधर शिवेश की अंगूठी पहनते ही हेलन एकदम से जोर से चीखी, नहीं! हेलन अपनी जादुई शक्तियों से ये जान गई थी कि एक अंगूठी किसी और इंसान के हाथ में जा चुकी है। समय चक्र किसी और इंसान के हाथ में कैद हो गया है। अब उसके पास बची थी सिर्फ 3 अंगूठियां, जिसे वो समय चक्र का छल्ला कहा करती थी। हेलन तुरंत ही सफेद टिड्डे का रूप ले लेती है और उड़ते हुए उस गुफा के एक अलग ही रास्ते से होते हुए वो एक जगह पर जाती है जहां पत्थरों से बना हुआ एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के सामने जाकर हेलन एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लेती है और उस आदमी के बाल पकड़ते हुए उसका सर ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर कहती है, बताओ मुझे, कौन है वो? आखिर वो है कौन जिसने समय चक्र का छल्ला अपने हाथ में पहनने की हिम्मत की और वो समय चक्र की ताकत भी झेल गया? वो आदमी हेलन की आंखों में एकटक देखता रहता है और कुछ नहीं कहता। ये देखकर हेलन उसके बाल और तेजी से खींचते हुए कहती है, कोई आम इंसान समय चक्र की ताकत को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन है वो जिसने समय चक्र की ताकत अपने हाथों में थाम रखी है? और कौन है वो जिसने आज फिर एक अंगूठी को अपने हाथ में पहनने की हिम्मत दिखाई? हेलन की आंखों में देखकर वो आदमी मुस्कुराता है। वो आदमी कोई और नहीं, प्रीतम ही था। हाँ, प्रीतम हेलन को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, वो दोनों कोई आम इंसान नहीं है। वो दोनों समय चक्र के योद्धा है जो तुमसे समय चक्र को आजाद कराने के लिए आए हैं। प्रीतम की बात सुनकर हेलन जोर जोर से हंसती है। इतना हंसती है कि उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज उठती है। फिर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? मुझे हराना अब किसी के बस की बात नहीं है। सदियों से मैं समय को अपने काबू में करती आ रही हूँ। समय चक्र मेरे हिसाब से बनता है, मेरे हिसाब से चलता है। आम इंसान मेरा मुकाबला करना तो दूर, मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। आखिर कैसे बना प्रीतम हेलन का कैदी? क्या हुआ था उसके साथ? क्या प्रीतम हेलन को समझ पाएगा और क्या वो शिवेश की मदद कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। प्रीतम भी हेलन की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हेलन की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम ना घमंड में चूर एक पागल हो जिसे इस बात का एहसास भी नहीं है कि उसके दरवाजे पर अब उसकी मौत खड़ी है। तभी हेलन अपनी चिट्ठी उंगली से प्रीतम को एक बिजली की तरह जोरदार झटका देती है। उसकी चिट्ठी उंगली से एक रोशनी निकलती है जिससे प्रीतम पूरा दहल जाता है। कहीं न कहीं प्रीतम की बातों ने हेलन को एक बड़ा झटका दिया था। उसके मन में मौत का डर जगह बना चुका था।
फिर कुछ ही देर में हेलन के वार से प्रीतम बेहोश हो जाता है। प्रीतम के बेहोश होते ही हेलन फिर से सफेद टिड्डे का रूप लेकर वहां से निकल जाती है। अभी तक वो त्रिशा से मिलने नहीं गई थी, उसने त्रिशा को देखा भी नहीं था। प्रीतम से मिलने के बाद वो सीधा त्रिशा से मिलने जाती है, क्योंकि प्रीतम की बातों ने उसे इस बात का एहसास करा दिया था कि त्रिशा कोई आम इंसान तो नहीं है, और ये सच भी है। अगर त्रिशा ने समय चक्र की अंगूठी अपने हाथों में पहनी हुई थी और उस अंगूठी की ताकत को झेल पाई थी, तो इसका मतलब साफ था कि त्रिशा कोई आम इंसान तो नहीं थी। जिस जगह पर त्रिशा को कैदी बनाया हुआ था, वहां वो बुरे हालात में उदास होते हुए सर झुकाए बैठी है। त्रिशा की ये हालत देखकर हेलन को एक सुकून सा महसूस होता है, क्योंकि उसके मन में इंसानों के प्रति बहुत नफरत थी, बेइंतहा नफरत। जब जब वो इंसानों को सुखी देखती थी, वो खुद बहुत दुखी होती थी। साथ ही उसे इस बात का भी एहसास होता है कि त्रिशा के बारे में प्रीतम जो कुछ भी कह रहा था वो सब बकवास था। त्रिशा के पास कोई ज्यादा शक्ति नहीं है, होती तो वो इस तरह हैरान परेशान, फटे कपड़े, गंदी हालत में दुखी होते हुए बैठी नहीं होती। हेलन धीरे धीरे त्रिशा की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। उसने एक बहुत ही खूबसूरत सफेद गाउन पहना हुआ था, जो कि बहुत लंबा था। उस गाउन की खासियत ये थी कि उस गुफा की धूल मिट्टी का एक दाग भी उस पर नहीं लगा हुआ था। उस गाउन को पहनकर हेलन को लग रहा था जैसे वो एक परी है। लेकिन ऐसा किसने कहा है कि शैतान परियों की तरह नहीं दिख सकते? शैतान भी खूबसूरत हो सकते हैं। उसी तरह हेलन भी बेहद खूबसूरत दिख रही थी, जिसे त्रिशा की हालत पर बड़ा तरस आ रहा था, और उसकी वजह से वो मन ही मन बेहद खुश भी हो रही थी। हेलन त्रिशा के बहुत करीब जाकर रुकती है। जिस तरह उसने प्रीतम के बाल खींचकर उसका मुंह ऊपर किया था, उसी तरह वो त्रिशा के साथ भी करना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही हेलन त्रिशा की तरफ झुकती है, तो त्रिशा अचानक से ही हेलन की ओर देखने लगती है। जैसे ही त्रिशा उसकी तरफ देखती है, वो अपना एक कदम पीछे ले लेती है। त्रिशा की खूबसूरती, उसकी आंखों का तेज हेलन को हिला देता है। कुछ देर हेलन त्रिशा की आंखों में देखती रहती है। वहीं त्रिशा भी हेलन की आंखों में गुस्से से घूर कर देखती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, और फिर हेलन बिना त्रिशा से कुछ कहे, बिना उससे बात किए वहां से चली जाती है। जब चमगादड़ ने त्रिशा को अंगूठी के बारे में बताया था, तो उसे आधी बात समझ आई थी और आधी नहीं। फिर भी उसने उस अंगूठी को अपनी उंगली में घुमाया और उसे समझने की कोशिश करी। तभी त्रिशा की खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ एक टिड्डा आकर्षित होता है, जो सिर्फ उसके चक्कर लगाना चाह रहा था, उसकी खुशबू को सूंघना चाह रहा था। आखिर है तो जानवर ही ना, जानवरों का क्या भरोसा, उसका मन कब बदल जाए। जैसे ही वो टिड्डा त्रिशा की ओर बढ़ता है और उसके चेहरे के आसपास चक्कर लगाने लगता है, तो त्रिशा चमगादड़ की कही हुई बात के अनुसार अपने हाथ की अंगूठी उसके सामने कर देती है, और उस अंगूठी से अचानक से एक तेज रोशनी निकलती है, जो उस टिड्डे को वहीं जला देती है। वो एक ही टिड्डा था जो त्रिशा की देख रेख कर रहा था। आधे से ज्यादा टिड्डे जंगल में शिवेश को देखने के लिए गए हुए थे, और आधे टिड्डे प्रीतम की देख रेख में लगे थे। इसी वजह से उस जगह पर इस बात के बारे में किसी को पता नहीं था। अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी की ताकत देखकर त्रिशा बहुत हैरान थी। उसे अब समझ आया था कि क्यों शिवेश ने उसे वो अंगूठी पहनाई थी। साथ ही अब उसके मन से हर तरह का डर खत्म हो गया था। उसे महसूस हुआ था कि वो बहुत ताकतवर है, और उसकी ताकत का अंदाजा उसने पहले कभी नहीं लगाया था, जो आज महसूस किया था। इतना सब जानने के बाद भी त्रिशा वहाँ शिवेश का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका प्यार उसे लेने जरूर आएगा। और वो जानती थी कि अगर उसने वहां से जाने की कोशिश की और कुछ गड़बड़ हो गई और शिवेश वहां आ गया, तो उसे वहां न पाकर शिवेश बहुत परेशान हो जाएगा। इसीलिए वो खामोशी से अपने प्यार के आने का इंतजार कर रही थी। वही प्रीतम कोई आम इंसान नहीं था। जब मितांश ने उसे महल के तलघर में कैद किया हुआ था, तब प्रीतम की सांसें एक वक्त के लिए बंद हो गई थी। उसी वक्त समय चक्र बना था, और शिवेश 21वीं सदी से 16वीं सदी में आया था। वहीं प्रीतम के शरीर में भी समय के दास ने प्रवेश किया था, जिसे समय योद्धा कहा जा सकता है, जो समय चक्र की हिफाजत करता था। पिछली कई सदियों से हेलन के अत्याचार और हरकतें बढ़ती जा रही थी। समय चक्र अब हेलन को सबक सिखाना चाहता था। प्रीतम के शरीर में समय योद्धा ये अच्छे से जानता था कि युवराज शिवांश के शरीर में शिवेश है और राजकुमारी निधि के शरीर में त्रिशा है। शिवेश और त्रिशा को समय योद्धा द्वारा ही चुना गया था। यहाँ तक कि 21वीं सदी में धरती पर उनका जन्म भी एक मकसद के तौर पर ही हुआ था। निहित तो सिर्फ एक जरिया था। पिछले कई सालों से, कई सदियों से शिवेश और त्रिशा एक दूसरे के साथ हैं। वो दोनों कई बार जन्म ले चुके थे, और हर जन्म में वो दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के होकर रहना चाहते थे। लेकिन समय हमेशा उनकी परीक्षा लेता था, और वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते थे। हालांकि समय चक्र प्रेम की भाषा जानता था। प्यार करने वाले लोगों को एक करना, उनकी मदद करना ही उसका मकसद था। इसलिए उसने हेलन और उसके प्रेमी रुद्र की भी मदद की थी। उन्हें जीने का नया जरिया दिया था। उस टिड्डे के रूप से इंसान का रूप दिया, इंसान का जीवन दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ उन लोगों ने वक्त को ही समझना बंद कर दिया।
घमंड में इतना चूर हो गए कि जिस समय चक्र की मदद से बार बार उन्हें नया जीवन मिल रहा था, उसी को अपने काबू में करने की चाहत उनके मन में पनपने लगी। वो कहते हैं ना, बुराई का अंत निश्चित है। इसलिए शिवेश और त्रिशा का जन्म हुआ। उनके प्यार को सराहा गया। उनके प्यार ने एक नई कहानी लिखी और उन दोनों को मामूली इंसान से अलग देखा गया। हालांकि शिवेश और त्रिशा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के प्यार में पागल थे और एक दूसरे के लिए आई हुई हर मुसीबत से लड़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ चमगादड़ और नेवले की बातों में कंफ्यूज होते हुए मितांश कहता है, ये सब बातें छोड़ो, हमें ये बताओ कि हम राजकुमारी निधि तक कैसे पहुंचे। तब चमगादड़ उससे कहता है, आप लोग राजकुमारी निधि तक नहीं पहुंच सकते। राजकुमारी निधि तक सिर्फ और सिर्फ वही इंसान जा पाएगा जिसके हाथों में समय चक्र की अंगूठी होगी, क्योंकि उस गुफा में कदम रखते ही इंसान को इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो उन जंगली कीड़ों से लड़ पाए। अगर आप या राजकुमारी वैदेही उस गुफा में कदम भी रखते हैं तो वो टिड्डे आपके शरीर पर बैठ जाएंगे और पल भर में आपके शरीर का सारा खून खींच लेंगे। चमगादड़ की बात सुनते ही शिवेश और मितांश दोनों साथ में अपनी सेना की तरफ देख रहे थे। उनको अपनी सेना की ओर देखते हुए चमगादड़ कहता है, आपके पास 1000 सैनिक की सेना हो, 2000 सैनिक की सेना हो या 10,000 सैनिकों की सेना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टिड्डे अनगिनत हैं और आपके 10 सैनिकों के बराबर एक टिड्डा है। चमगादड़ की बात सुनकर वहां सन्नाटा सा छा जाता है। हर कोई अपने मन में ये सोच रहा था कि अगर सच में ऐसा कुछ है तो उनसे कैसे लड़ा जा सकता है। तभी शिवेश ने चमगादड़ से कहा, अब मुझे ये बताओ कि ये अंगूठी कैसे काम करती है। ये बात सुनकर चमगादड़ हंसते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, इतना तो मुझे भी ज्ञान नहीं है। क्या है ना, ये अंगूठी पहले मुझे कभी नहीं मिली और मैंने पहनी नहीं। जितना सुना और जितना समझा उतना आपको बता दिया। तभी नेवला शिवेश की ओर देखकर कहता है, जो बहुत देर से खामोश था और अपनी सोच में डूबा हुआ था, गुफा में आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारी मदद करेंगे और हमें हमारी योनि में वापस भेज देंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो वादा आपने क्या सोचकर किया था। तब शिवेश ने उस नेवले का जवाब देते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि मैं आपकी मदद कैसे करूंगा और वो वादा कैसे निभाऊंगा। मैंने बस दिल से सोचा था कि कैसे भी करके मैं आपकी मदद करूंगा और आप सबको जानवरों की योनि से मुक्ति दिलाऊंगा। वो सब कैसे होगा ये मैं नहीं जानता, पर होगा इतना जरूर जानता हूँ। शिवेश की बात सुनकर नेवला हंसते हुए कहता है, आपके अंदर का जो तेज है, जो ताकत है, आपकी बातों में जो गुरूर है, वही आपकी ताकत है। आप सिर्फ उस पर यकीन रखिए और जाइए। राजकुमारी निधि आपका इंतजार कर रही है। आप अकेले ही राजकुमारी निधि को बचा सकते हैं। अब आपको जाना चाहिए। टुक टुक नेवले की बात सुनकर वैदेही गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है, पागल हो गए हो क्या? तुम क्या कह रहे हो? आखिर हम बड़े भाई को अकेले उस खतरनाक गुफा में कैसे जाने दे सकते हैं? और हमारी इतनी बड़ी विशाल सेना किस काम की? क्या भाई उन खतरनाक कीड़ों से अकेले लड़ेंगे? ये सुन चमगादड़ कहता है, हाँ, क्योंकि उसे चुना गया है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बस यकीन रखिए, जाना तो उन्हें अकेले ही होगा। तभी कुछ झाड़ियों के पीछे से एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आती है और कुछ ही देर में फिर वहां से एक कुत्ते की रोने जैसी आवाज आती है, जिसे सुनकर शिवेश दौड़ते हुए उस तरफ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे टिमटिम रो रहा है। टिमटिम जो 21वीं सदी में त्रिशा का पेट डॉग था। शिवेश को इस तरह भागता देखकर वैदेही भी उसके पीछे भागती है। वही मितांश भी उन दोनों का साथ देने के लिए उन झाड़ियों के पीछे दौड़ पड़ता है। वो लोग वहां जाकर देखते हैं तो झाड़ियों में खून दिखाई दे रहा था। तभी शिवेश अपनी तलवार निकालकर झाड़ियों को इधर से उधर करता है। तब जो वो देखता है उसे देखकर उसके हाथों से तलवार गिर जाती है। प्रीतम का घोड़ा टिमटिम बेहाल जमीन पर पड़ा हुआ था। क्या हुआ था टिमटिम के साथ? क्या शिवेश टिमटिम को हमेशा के लिए खो देगा? क्या वो उसका आखिरी समय है? कैसे लड़ेगा शिवेश अकेले उन कीड़ों से? जानने के लिए सुनते रहें।